आज स्टूडेंट्स को बहुत कम लग रहे हैं मुझे क्लास में। कोई बात नहीं, हम लोग कौन से टॉपिक पे थे? हम लोग एग्जीक्यूटिव फंक्शंस देख रहे थे, है ना? सब लोग वीडियो ऑन करेंगे अपना। वीडियो ऑन करेंगे सब लोग। मैं ऑडिबल हूँ क्या क्लास में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैंने कहा सब लोग वीडियो ऑन कर लेंगे। आदित्य, यू आर नॉट विजिबल इन योर वीडियो। गुड। हम लोग एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पढ़ रहे थे। मैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन का शेयर करती हूँ स्क्रीन। मेरे कि मैं स्क्रीन शेयर कर दे लोगों को, तो फिर यहाँ कौन आएगा नहीं आएगा ये पता नहीं चलेगा। ठीक है। ओके। एक सेकंड। ठीक है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में प्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था। ये फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन शायद देख रहे थे। डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन सिस्टम हो गया था, ये भी हो गया था। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन यहाँ से करना बाकी है। इससे पहले कुछ आप लोगों को पूछना है जो नहीं समझ में आया इस नोट्स में या किसी और नोट्स में, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम रहा होगा तो? नहीं, ठीक है। आई बिलीव कि आपको इससे पहले सारा समझ में आ गया। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन का क्या मतलब हुआ कि जब आप प्लांट का लोकेशन फाइनल करते हैं, जो जगह है जहाँ पे आपको प्लांट को लगाना है, यानी कि अपनी फैक्ट्री लगानी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, उसके लोकेशन का चयन आप कैसे करेंगे? सबसे पहला तो उसका चयन ऐसी जगह पे होना चाहिए, अगर वो इसमें नहीं भी होगा, इसमें तो भी मैं बता देती हूँ कि अगर उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता होगा, बहुत ज्यादा धुआं उत्सर्जित होती होगी, तो वैसे फैक्ट्रीज को शहर में मेन जगह में आप नहीं लगा सकते, क्योंकि जहाँ पे अधिक जनसंख्या के लोग रहते हैं वहां के उनके हेल्थ पे उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। तो एटलीस्ट घनी आबादी से 25 किलोमीटर हट करके दूर की जगह पे आपको वैसे प्लांट को लगाना चाहिए। दूसरा, आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्लेस के आसपास आपका सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है या नहीं है। रॉ मटेरियल का सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज का, कि वो कहाँ पे लगे। ठीक है ना? मैंने कहीं किसी फैक्ट्री के बारे में पढ़ा था कि उसका चयन वहां के लिए, उस जगह के लिए क्यों किया गया था। तो इसीलिए मार्केट एरिया नजदीक पर पड़ना चाहिए, और वहां से आसपास से आप वहां से रॉ मटेरियल जो है वो ला सके, इसलिए भी वहां पे किया जाता है। ठीक है। ठीक है। तो ये एक पॉइंट होता है जिससे कॉस्ट, अदरवाइज कॉस्ट ज्यादा हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका हाई हो सकता है। लेबर कॉस्ट को भी कंट्रोल करना है, यानी कि वहां पे उपलब्धि हो लेबर का, उस एरिया में लेबर आसानी से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि अगर लेबर काफी दूर से आएंगे देन उनका आने जाने का और मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको बेयर करना पड़ सकता है। तो उस एरिया में लेबर आसानी से, ऑब्वियसली जहाँ फैक्ट्री स्टैब्लिश होगा उसके आसपास लेबर खुद ही अपना घर वगैरह जो भी होता है उनका अपना छोटा मोटा स्टैब्लिशमेंट वो कर ही लेते हैं, ताकि वो वहां पे उनको ज्यादा दूर से आना जाना नहीं पड़े। और वो आपस तो लेबर कॉस्ट को भी कंट्रोल करना है। वहां पे रेंटल, यानी बहुत पॉश एरिया में भी आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हाई रेंट होता है। ठीक है ना? तो अभी देखो कि कितने सारे जगह कॉलेजेज है या इंस्टीट्यूट है या ऑफिस है, वो डिस्पर्स वे में शहर के
आउटस्कर्ट में बन रहे ताकि वो अपने इस रेंटल कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए उनके पास उनकी अपनी व्हीकल होती है जिसको प्रोवाइड कराते हैं, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। वाटर, पावर, ये सब चीज जहां पर उपलब्ध हो और सस्ते में उपलब्ध हो वहां पर इन सारे चीज वहीं पे ऐसे प्लांट को लोकेट करने का निर्णय लिया जाता है। यानी कि इनका जो द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ प्लांट और सिलेक्शन ऑफ लोकेशन ऑफ प्लांट इज कॉस्ट in terms of transportation cost in terms of labor, cost in terms of infrastructure, labor, water, power, रेंटल वैल्यूज एंड एक्सेट्रा। लैंड अगर है तो लैंड का कॉस्ट भी हो सकता है, एक जितने पर आप लीज करते हैं, अगर किसी मेन मार्केट में है या बहुत एरिया में तो काफी महंगा हो सकता है। हाँ, लेकिन साथ ही आप वैसे जगह भी नहीं जा सकते जो बहुत डिसोलेट हो, बहुत सुनसान हो, क्योंकि वहां से फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन महंगा पड़ जाएगा। ठीक है ना, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में छोड़ना महंगा पड़ जाएगा। तो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। लेआउट ऑफ प्लांट, लेआउट ऑफ प्लांट अगेन जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था ना, ये दिस पॉइंट, दिस वन, डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। ये डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम एक्चुअली लेआउट ऑफ प्लांट को शो करता है कि प्लांट को कैसे आप लेआउट करेंगे, कैसा मशीन्स और जो फैसिलिटीज है वो किस तरीके से, किस सीक्वेंस में अरेंज होने चाहिए ताकि उनको इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली यूज किया जा सकता है, उनके ऑपरेशन में ज्यादा इफिशियंसी लाई जा सकती है। कोई भी लेआउट तभी इफेक्टिव मान जाता है जब मटेरियल को अननेसेसरी मूवमेंट करवाने की आवश्यकता ना हो। समझ में आया? अगर आपका एक प्रोडक्ट ए पॉइंट से लेकर के जेड पॉइंट तक चला जाता है, सीधी एक रेखा में जाता है, तो उस लेआउट को अच्छा लेआउट बोल सकते हैं। अब ए से ई गया, ई से वापस वो ए का चक्कर लगा करके वापस उसको ई तक ट्रैवल करना पड़ेगा, तब हो जाएगा एफ, तब हो जाएगा जी। ऐसे मान लो डिफरेंट मशीन है और डिफरेंट सिक्वेंस है, तो क्या होगा कि डुप्लीकेशन हुआ ना, एक बार वो ए के पास गया, वापस उसको ए तक आना पड़ा, एंड देन अगेन री ट्रैवल, तो एक बार डबल ट्रैवल करना पड़ा। तो नॉर्मली लेआउट मशीनों का जो सजावट है वो इस तरीके से होना चाहिए कि कोई भी रॉ मटेरियल हो या फिनिश फूड हो या फिर फॉर दैट रीजन ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका अननेसेसरी मूवमेंट ना उनको करना पड़े, वो इतना सदा हुआ उनका अपना हर एक स्टेप हो कि वो एक ही स्टेप में मैक्सिमम प्रोसेस को करते हुए खत्म करते हुए लास्ट फाइनल एंड तक पहुंच जाए। ठीक है, लेआउट नॉर्मली हम देखते हैं मॉल्स वगैरह में जब हम जाते हैं, जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, मैं उसको बनाती हूँ, क्योंकि जैसे इंडस्ट्रियल लेआउट की हम बात कर रहे हैं उससे अभी आप शायद कनेक्ट ना कर पाए, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो मॉल होता है वहां तो हम लोग गए हैं, सब लोग गए, वहां पे भी अपना एक लेआउट होता है। वो कस्टमर के बेसिस पे, कस्टमर के प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर वहां का लेआउट क्रिएट किया जाता है। जैसे कि किड्स सेक्शन, मेल सेक्शन, फीमेल सेक्शन, ग्रोसरी सेक्शन होता है ना, वो भी अलग अलग, वो भी एक तरह का यस मैम। लेआउट जहां से आपको अननेसेसरी मूव नहीं करना पड़ा है। अगर ये चीजें स्प्रेड आउट हो, ठीक है ना, एक ही फ्लोर पे यहाँ बीच में कुछ सेक्शन हो मेन का, फिर कुछ उधर, कुछ दाएं कुछ बाएं कुछ सेंटर में, तो क्या होगा, ढूंढने में, चीजों को ढूंढने में बहुत परेशानी होगी, बार बार उसका चक्कर लगाना पड़ेगा, राइट? तो वो इसलिए इस ऑर्डर में अरेंज होता है ताकि आपको, अगर आपको जिस सेक्शन में जाना है आप डायरेक्टली उस सेक्शन में चले जाइए और अपना जो भी आपको चीजें चाहिए आप ले लीजिए। आपको रेपिटेडली एक ही फ्लोर का या एक ही सेक्शन का बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। दिस इज द लेआउट। तो ये स्टोर लेआउट हुआ, ठीक है ना। उसी तरीके का प्लांट का लेआउट होगा, तो प्लांट का लेआउट मशीनों के फॉर्म में होगा कि मशीनों को या इक्विपमेंट्स को, टूल्स को कैसे रखना है ताकि अननेसेसरी मूवमेंट ना हो, ठीक है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट वे में पॉसिबल हो कर सके हम उसको। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एक आज मेरे सामने क्वेश्चन आया था, मैं भी आप लोगों से पूछ सकती हूँ, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, व्हाट टू से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट? पहले तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। Is there any difference between marketing department and R&D department? R&D बोलेंगे तो क्या होता है? Yes, ये ma'am. डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। यस मैम, डिफरेंट है। Yes, ma'am, difference. ओके, पहले जिसने यस मैम बोला था पहले वो बताइए कि क्या डिफरेंस है।
मैम R&D डिपार्टमेंट इनोवेट करती है आइडियाज को, प्लान्स को, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है उसी को मार्केट करती है, मतलब इंडोर्स करती है। और कुछ रिप्लाई किसी का? गुलशन, बताओ। मैं R&D पे जा रही थी तो मैं रुक गई क्योंकि मुझे वो याद आया। कुछ आपको मालूम है? नहीं, ठीक है। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड R&D डिपार्टमेंट में सिर्फ एक फर्क है कि R&D डिपार्टमेंट विल फाइंड आउट योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, कि आपकी रिक्वायरमेंट, सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रोडक्ट का डिमांड है, या किस कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्रोडक्ट डिमांड किया जा सकता है, राइट। जैसे कि एक बात एग्जांपल हम देते हैं। मान लो कि ये लॉकडाउन पीरियड 1 साल से हम लोग देख रहे हैं, अब तो 1 साल से ज्यादा हो गया। और इस दौरान क्या है कि हम लोगों को किसी कंपनी ने या किसी भी आदमी ने ये रियलाइज किया कि वर्क शुड नॉट स्टॉप। वर्क को कंटिन्यू करने के लिए हमको कोई एक ऐसा इंटरफेस चाहिए जिसपे जो क्लाइंट्स है वो अपने कस्टमर, जो सर्विस सेक्टर है वो अपने क्लाइंट से जुड़े रहें, जो टीचिंग इंस्टीट्यूट है वो अपने स्टूडेंट से जुड़े रहें, या फिर जहां तक पॉसिबल हो सके फिजिकल मूवमेंट के बिना, ठीक है ना, लॉकडाउन को पालन करते हुए हम अपने काम को भी कर सके, उसको हैम्पर नहीं होने दे। तो जब किसी भी आदमी के दिमाग में आया होगा कि इस तरीके का कुछ हो, तो वो जिसके दिमाग में, जिसने स्टडी किया सोसाइटी के रिक्वायरमेंट को, नीड्स को, कि क्या जरूरत है अभी हमारी सोसाइटी को, वो स्टडी, और फिर उस स्टडी पे बेस्ड कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विसेज आपने डेवलप की। फॉर एग्जांपल जूम आपने डेवलप किया, मैं बस एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है ना। जूम आपने डेवलप किया, उसके बाद आपने पहले अपने ही ऑफिस में 8-10 लोगों, जिसने डेवलप किया वो 8-10 लोगों के बीच में इसको लॉन्च करके देखता है, एंड देन दे फाइंड इट सुटेबल, और फिर वो उसको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये R&D हुआ। R&D ने क्या क्या फाइंड आउट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, आपको क्या चाहिए, या सोसाइटी में किस चीज का डिमांड है, क्या चीज हो जाने से लोगों की लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। तो आपने ये समय पाया कि जूम या फिर इस तरीके का कोई वेबएक्स है, कोई गूगल मीट है, ये सब डालने से क्या होता है कि ये काम, ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, बनाया तो था इतने बड़े जनसंख्या को यूज करने के लिए, इंडिया के 1 अरब आबादी इस को यूज करें, लेकिन हुआ क्या, तो 10,000 या 1 लाख लोग ही यूज करें। अभी जो काम है, ये काम आया किसका, ये काम, ये अब आए जो एक्शन में अब आएंगे, वो होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है ना, कि इस ऐप को कितना ज्यादा प्रमोट करते हैं, कैसे आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कस्टमर के बीच में, कि अधिक से अधिक लोग इस नए प्रोडक्ट या नए सर्विसेज को यूज करें। दिस इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पीपल, है ना। तो मार्केटिंग यस पीपल का मैम। काम है बने हुए प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, बने हुए प्रोडक्ट को कस्टमर के बीच में पॉपुलर बनाना या लोकप्रिय बनाना, ताकि वो उसको अधिक से अधिक डिमांड करे। और R&D का काम है कि आपकी जो डिमांड्स है उसके उपयुक्त वो प्रोडक्ट या सर्विसेज शेप करे, क्रिएट करे। समझ में आया? तो क्रिएशन नहीं यस करती है मार्केटिंग, क्रिएशन करती है R&D डिपार्टमेंट। उसको सेल करना, उसको मार्केटिंग करना, उसको पॉपुलर करना, उसको प्रमोट करने का काम है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। क्लियर? अब हम आते हैं R&D पे। हम लोग ये R&D प्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं। नाउ व्हाई R&D, यहाँ पे क्यों रिसर्च, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट जब हम डेवलप करते हैं, मैंने कहा ना, विल रीड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, विल फाइंड आउट द लाइंस वेयर द देर आर लूप होल्स, जहां पे आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, है ना। इस पैंडेमिक में यस ऑप्शन था जूम के पास, उसके बाद गूगल मीट के पास, या फिर वेबएक्स के पास, या फिर और कई सारे सोशल साइट्स या एप्स के पास, कि वो अपने आप को प्रमोट करे, लॉन्च करे, वो अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाए, वो इस प्रॉब्लम में लोगों की लाइफ को थोड़ा इजी करे, और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, ज्यादा आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, लाइफ, लोगों की लाइफ इजी हो सके। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है कि टू गेट द नॉलेज अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। सोसाइटी में क्या रिक्वायर्ड है, क्या चीज होना चाहिए जिससे लाइफ इजी हो जाए, सोसाइटी का जो लिविंग स्टैंडर्ड वो इम्प्रूव हो सके। आपने वो फाइंड आउट कर लिया, अब उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप क्या करेंगे, तो आप वैसे प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। तो डेवलपमेंट, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम है,
वो R&D का जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का काम है, ठीक है, जो हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, आइडिया डेवलप करते हैं, वो ना कहीं R&D बेस्ड होता है, और उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना प्रोडक्शन का काम होता है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, अभी मैंने बताया मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग फंक्शन है कि ऑर्गेनाइजेशन में आप ये देखिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर का, टू फुलफिल द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स इज द मेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खत्म हुआ था R&D से, तो वैसे ही मार्केटिंग भी शुरू होगा मार्केटिंग रिसर्च से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना R&D किया, अच्छा ठीक है, मान लो कि R&D में वो ये भी करते हैं कि कभी कभी क्या न्यू फीचर्स ऐड किया जा सकता है प्रोडक्ट में, है ना, इसी प्रोडक्ट को और रिनोवेट किया कैसे किया जा सकता है। मार्केटिंग रिसर्च में हम क्या करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च में कस्टमर्स में या कंज्यूमर्स या पब्लिक में रिसर्च के थ्रू हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द रिगार्डिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर, ठीक है ना, उनके नीड्स के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं। हम मार्केट अपॉर्चुनिटीज को स्कैन करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं, इवेलुएट करते हैं, एंड देन मार्केटिंग एक्शन आता है कि आपको उसमें क्या करना है, कि आप मार्केटिंग एक्शंस लेना है। तो सबसे पहले आप रिसर्च करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, ठीक है, अभी कौन सी दवाइयों का ज्यादा डिमांड है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या और भी किसी तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या इसको और भी सस्ता बनाया जा सकता है, इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को या दवाई को या किसी भी ऐसे चीज को। तो मार्केटिंग रिसर्च इज अगेन इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन आप गैदर करिए और उस इंफॉर्मेशन गैदरिंग के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट हुआ है उसको क्या करिए, उसको आप R&D डिपार्टमेंट तक, आपका भी काम है कि देना कि सी दीज आर द लूपहोल्स, यहाँ यहाँ चीज हम लोगों को चाहिए और ये सब चीजें मार्केट में डिमांड में है, पीपल आर लुकिंग फॉर दिस, ठीक है ना। अब R&D डिपार्टमेंट आपको बना के देगा, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी है मार्केट में बना हुआ है लेकिन मार्केट में अभाव है, तो मार्केटिंग रिसर्च का जो टीम होगा वो बता के देगा कि इसका डिमांड 100% और हम जो अभी फुलफिल कर रहे हैं वो कहीं 50% या कहीं 30% या कहीं पे 40% ही कर पा रहे हैं, हमको अभी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की काम है। देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो मार्केटिंग रिसर्च मतलब सिंपल होता है। मैम हाँ बोलो बोलो। जैसे आप बोले कि इस मार्केटिंग, यस मैम, मार्केटिंग रिसर्च करके R&D डिपार्टमेंट को देंगे, तो वो तो R&D डिपार्टमेंट ना रिसर्च करते हैं। R&D डिपार्टमेंट रिसर्च करते हैं लेकिन मार्केटिंग टीम, देखो कोई एक काम एक ही करे जरूरी नहीं। R&D डिपार्टमेंट क्या करेगी कि वो नया नया रिसर्च करेगी और उसके हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है सोसाइटी का, उसके हिसाब से नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। लेकिन मार्केटिंग टीम कहाँ पे काम करती है, मार्केट में, है ना, वो एकदम फ्लोर लेवल पे काम कर रही है। वो आपको फीडबैक लाके डायरेक्ट दे सकता है नहीं कि पीपल आर आस्किंग फॉर सच प्रोडक्ट, ठीक है ना। लोग चाहते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ये फीचर्स होता तो ज्यादा अच्छा होता। जब जूम को इंट्रोड्यूस किया गया तब किसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ये काम नहीं शुरू किया, तब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दिमाग में ये चीज आया होगा कि हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, अगर हम ये प्रोवाइड करा सकेंगे तो क्या होगा, तो लोगों का काम आसान हो जाएगा। लेकिन जब जूम ऐप लॉन्च हो गया उसके बाद उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए और वहां पे जो हमने तुमने बाकी लोगों ने जो प्रॉब्लम फेस किया, हम लोगों ने फीडबैक दिया। किसको फीडबैक दिया, जिसके थ्रू हमने वो ऐप को खरीदा था, है ना। मान लो हमारा परचेज ऐप है तो हमने जिसके भी थ्रू, जिस एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू भी खरीदा था, हमने उनको अपना फीडबैक दिया कि हम इसमें ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है कि कौन अभी क्लास में किसने क्या बदमाशियां की, ठीक है ना, तो हमें कुछ ये भी प्रोविजन होना चाहिए। अब ये सारे आपने फीडबैक दिए, ये फीडबैक कहाँ जाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट खुद से ऐड कर देगा नया फीचर। दिस फीडबैक गोज टू R&D डिपार्टमेंट एंड दे विल एंटरटेन योर फीडबैक। वो उस फीडबैक को सीरियसली लेते हैं और फिर आपके जो आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले हम लोगों ने यूज करना शुरू किया था, वो अब कितना अपग्रेडेड वर्जन में आ गया है ना। यस मैम। उसने भी अपने जो जैसा उसने लॉन्च किया था उससे कितना ज्यादा अपडेट किया उसने अपने सर्विसेज को। तो ये अपडेशन, वो अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग अपने रिसर्च के बेसिस पर फीडबैक देंगे तो वो आसानी से नए नए फीचर्स को ऐड कर सकेगी एंड कस्टमर्स के हिसाब से उसको
और ज्यादा सेटिस्फैक्टरी बना पाएगी। ठीक है गुलशन? यस मैम, यस। ठीक है। मेन फीचर R&D का तो है ही, R&D करने का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का, लेकिन मार्केटिंग टीम सिंस सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर कोई प्रोडक्ट में डील कर रहा, वो खुद ही होता है मार्केट में, और उसको ना एकदम क्या कहते हैं, इमीडिएट फीडबैक मिलता है कस्टमर से, तो वो ऐसे फीडबैक को गैदर करके भी उनको दे सकता है कि सी दीज आर द प्रॉब्लम्स, हम इस प्रॉब्लम्स को अगर हैंडल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आया? यस मैम। वो ज्यादा उपयुक्त हो सकेगा ना। यहाँ हम आते हैं वापस से, तो ये हमारा मार्केटिंग रिसर्च का काम हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब तो फिर बोलोगे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम लोग तो नहीं करते, यानी मार्केटिंग की तो जो कंपनीज होती है वो नहीं करती है, ये कौन करते हैं? ये अगेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट प्लानिंग की हम बात करते हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब अगर आपको पता चला मार्केट रिसर्च में कि मान लो क्या कहे, ग्रीन टी का बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है, मान लो तुम्हारे मार्केट रिसर्च से पता चलता है कि टी अब लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं, देयर आर हेल्थ इश्यूज एंड पीपल बिकम्स मोर कॉन्शियस एंड देन दे आर प्रेफरिंग नाउ ग्रीन टी। ठीक है, ग्रीन टी का आइडिया आया, और क्या किया हमने, अब सोचा कि हम इसको लॉन्च करते हैं। तो व्हाट इज इन योर माइंड? देखो, सॉरी, आपके दिमाग में कुछ हाइजीनिक बेवरेज ऑफर करने का आया, उस प्रोडक्ट को, उस प्लान को अब आप क्या करोगे, फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर करने की कोशिश करोगे। बिल्कुल मार्केटिंग डिपार्टमेंट इसको ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन अलोंग विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो अपने आइडियाज को, अपने जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो उसको मार्केटिंग रिसर्च में मिला है फीडबैक, या जो भी उसे लगा है कि द पीपल आर गोइंग more prone to hygiene and then they are preferring green tea and some other ड्रिंक्स लाइक दैट जो हेल्थ को मेंटेन करके रखने में काम आए, तो आप क्या कर सकते हो, ये आप इमीडिएट बोल सकते हैं आप R&D डिपार्टमेंट के साथ या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, एंड देन दे विल डेवलप द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, और वो आपको डेवलप करके दे देंगे, है ना? यस मैम, यस मैम। तो मार्केटिंग रिसर्च नॉर्मली हम कस्टमर्स के नीड्स को समझने के लिए करते हैं, अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए देते हैं, और अपना इन्वेंट्री और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज इन सबको कंट्रोल में रखते हैं, ताकि प्रोडक्ट जो है हमारा अगर पेरिशेबल हो तो हम, जैसे सुधा वाला देखो, हर एक दुकान पे देखते हो सुबह सुबह जाकर के दूध पहुंचा देता है, दही पहुंचा देता है, क्या वो स्टोर करके दुकानदार भी नहीं रख सकते? 1 महीने का दूध एक साथ मंगा सकता है दुकानदार भी? नहीं मंगा सकता। तो प्रोडक्ट के नेचर के बेसिस पे पेरिशेबल है या फिर वो रखने लायक है, खराब होगा या नहीं होगा, उसके बेसिस पर उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका लॉजिस्टिक्स डिसाइड होता है। तो ये सारे चीज जो है वो डेवलप किए जाते हैं, और उसके बाद जो प्लान एंड इट इज नेसेसरी टू प्लान एंड डेवलप प्रोडक्ट्स व्हिच मीट द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर, यानी कस्टमर्स का जो स्पेसिफिकेशन, उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उससे डील करे वैसे प्रोडक्ट को डेवलप करना जरूरी होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। नाउ बाइंग एंड असेंबली, मार्केटिंग डिपार्टमेंट यही डिपार्टमेंट है जो ये भी डिसीजन लेता है कि हमको क्या सब कुछ खुद ही बनवाना है, या फिर कुछ हम खुद बनवाएंगे और कुछ सामान हम कहीं और से भी खरीद सकते हैं। बाइंग एंड असेंबलिंग डिसीजन मतलब क्या चीज हम दूसरे जगह से बाई करेंगे और यहाँ पर सिर्फ असेंबल करने का काम करेंगे, समटाइम्स रॉ मटेरियल, समटाइम्स सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड समटाइम्स फिनिश्ड प्रोडक्ट। These are procured from the markets, but it is decision is required to be taken by the top level of the marketing department itself कि हमको क्या खरीदना और क्या हमको यहाँ पे क्या बनाना है और क्या हमको बाहर से खरीद करके असेंबल करना है। तो ये भी डिसीजन होगा जिससे आपका परचेज डिपार्टमेंट जो होगा वो भी इन्फ्लुएंस होगा, और आप इस बेसिस पर कुछ से कुछ ही चीजें खुद खरीदिएगा और आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको प्रोड्यूस करेगा, और कुछ एक चीजें आप रॉ मटेरियल के फॉर्म में खरीद करके उनको उपलब्ध कराइएगा, जिसको वो सिर्फ असेंबली का काम करेंगे। समझ में आया? इसीलिए बहुत बड़े बड़े ऑर्गन में एक अलग से असेंबली लाइन होता है, जहाँ पे बस हर जगह के हर एक पार्ट पुर्जे को असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको सेल आउट कर दिया जाता है। ठीक है, यस मैम। ये समझ में आया फ्रेंड्स? यस मैम। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना। बाइंग एंड असेंबलिंग का मतलब है समटाइम्स वी टेक डिसीजंस टू बाय रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, कुछ भी, जैसे कोई शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो उसको बटन है ना, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो उसको खरीदना पड़ेगा तब तो जाके वो टक करेगा शर्ट में, तो उसका एक फाइनल एक हो जाएगा तैयार एक प्रोडक्ट। उसी तरीके से बहुत सारे होते हैं, लेसेस होते हैं,
या फिर जो एम्ब्रॉयडरीज होती है वो आपको कहीं ना कहीं से कराना होगा। तो क्या आपको खुद करना और क्या आपको बाहर से लेकर के असेंबल करना है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। यस मैम। मैम कोई वेटिंग मैच है? वेटिंग में है तो बहुत देर से काजल कुमारी है, वो इन नहीं हो पा रही है, बाकी जो ओके। ठीक है, इसके बाद सेलिंग। अब सेलिंग का काम आए, जो कोर काम है मार्केटिंग का। ठीक है ना, अब तक तो उन्होंने जो भी किया प्रोडक्ट को मार्केटिंग रिसर्च किया, फिर रिसर्च के बेसिस पे किस तरीके का प्रोडक्ट आइडिया या कॉन्सेप्ट एक डेवलप हुआ, उसको हमने ट्रांसफर किया फिजिकल फॉर्म में। हमने ये तय किया कि इस प्रोडक्ट का हम कितना पार्ट बनाएंगे या फिर हम खरीदेंगे या फिर सारा का सारा हम लोग बाहर से ही खरीदेंगे, सिर्फ यहाँ पे असेंबलिंग करके देना है। जो भी डिसीजन लिया गया वो लिया गया। एंड देन फाइनली सेलिंग। ठीक है ना, जो कोर काम कह सकते हैं मार्केटिंग का है। सेलिंग क्या है? अब कस्टमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना जिससे कस्टमर्स के नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए, उनके नीड्स को फुलफिल किया जाए। तो रिटेल स्टोर्स एंड सेल्स पीपल, दे व्हाट दे डू, सेल में टेक द फॉर्म ऑफ अ निगोशिएटेड सेल। अच्छा, ये बता रहा है कि ये जो सेल है नॉर्मली रिटेल स्टोर्स में होता है या सेल्स पीपल जाकर के करते हैं, कहीं और जाके करना होता है। तो नॉर्मली सेल्स दो तरीके का हो सकता है, उसको हम निगोशिएटेड सेल कहते हैं और कुछ को हम ऑक्शन सेल बोलते हैं। निगोशिएटेड सेल्स का मतलब जहां पर कस्टमर और सेलर के बीच में निगोशिएशन हो सके, बातचीत हो सके, बार्गेन नहीं हो सके, एंड देन दे विल कम एट म्यूचुअली एग्रीएबल पॉइंट। लेकिन ऑक्शन में क्या होता है, बार्गेनिंग पावर किसके पास चला जाता है? ओनली बेस लाइन विल बी गिवन बाय द सेलर, है ना। बेस लाइन रिजर्व, इससे कम में हम नहीं बेच सकते। उसके ऊपर जो भी देना है वो किसके हाथ में चला जाता है? वो कस्टमर्स के हाथ में चला जाता है। ऑक्शन में कस्टमर्स बिकम द हैज द बार्गेनिंग पावर। कि मान लो किसी ने बोला 1 लाख, तो कोई दूसरा अगर 1 लाख 1 बोलता है तभी वो उस चीज को, डील को अपने नाम करा सकता है। अदरवाइज जो 1 लाख बोला और अगर उसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है तो दैट डील विल डन, है ना, यस फॉर मैम। 1 लाख Yes, ma'am. ओके। तो ये दोनों तरीके का सेल हो सकता है। ऑक्शन सेल में कोई स्कोप नहीं होता निगोशिएशन का। सेलर एंड बायर के बीच में जो बायर होते हैं वही खुद एक बेसलाइन क्रिएट करते हैं और दूसरे बिडर्स के लिए क्या होता है कि उससे आगे बढ़ने का एक चांस आता है। ये सारे, लेकिन ये जितने भी पार्ट्स हैं ये क्या, किस चीज के पार्ट? सेलिंग के पार्ट्स। ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. नाउ प्राइसिंग। प्राइसिंग का सिंपल स्ट्रैटेजी, मैंने आपको बोला था कि प्राइसिंग बहुत तरीके से किया जाता है। सबसे सिंपल क्या तरीका है प्राइसिंग का, बताओ, जो मोस्ट यूज्ड होता होगा, हर जगह यूज होता होगा? बताइए। डिमांड बेस्ड। और कुछ? जितना उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा और लेबर कॉस्ट प्रोडक्शन लगा, सारे कॉस्ट। कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। बिल्कुल, सबसे सिंपल तरीका है प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो बिल्कुल सटीक तरीका है और बहुत सिंपल तरीका है प्राइसिंग को डिटरमाइन करने का। इसके अतिरिक्त भी कंपनीज के पास अदर प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज भी होते हैं जो जो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सपोज करो ही इज द अर्ली बर्ड और सी इज द अर्ली बर्ड, तो क्या है अभी मार्केट में किसकी बात करें हम? यहाँ तो ब्लैकमेलिंग हो रहा है, ब्लैकमेलिंग का एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है जो अभी, अच्छा ठीक है, वो भी ब्लैकमेलिंग है, ठीक है ना, वो भी ब्लैकमेलिंग है, उसका अभी हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते, राइट। अभी मतलब जैसे मैं किसी चीज की दूं, ऑक्सीमीटर का दूं या किसी का दूं, तो दैट इज नॉट एक्चुअली एनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, दैट इज ब्लैकमेलिंग, हम उसको ये बोल सकते हैं, ठीक है ना, ब्लैक Yes, मार्केट। ma'am. नॉर्मली हम जो बोल रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं, वो किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करें जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है ना, और कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं है। तो उस कंपनी को दो फायदे हो सकते हैं, या तो वो जिस रेट पे चाहे आपको बेच सकता है, फॉरगेट इट कि क्या उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और प्लस प्रॉफिट मार्जिन कर देंगे तो कितना टोटल अमाउंट हो जाएगा, भूल जाइए आप उसको। अभी आप, मैं जो रेट बोलूंगा आप दीजिएगा, क्योंकि क्या अगर आपको वो चीज चाहिए तो आप लेंगे और कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, राइट। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसका मूल्य कितना है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होता होगा और कितना पैसा आपसे ज्यादा ले, क्योंकि कोई दूसरा नहीं है जो इससे सस्ता आपको ऑफर कर रहा है। लेकिन
अगर कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं तो धीरे धीरे क्या करेंगे, आप बढ़े हुए मूल्य को समेटने की कोशिश करेंगे ताकि आप कॉम्पिटिंग प्राइस पे ऑफर कर सके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को, है? Yes, ma'am. इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये सारे जो इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग नहीं, इसको हम बोलते हैं अर्ली बर्ड। यानी अर्ली बर्ड प्राइसिंग का क्या मतलब होता है कि अपने मार्केट को स्कीमिंग प्राइसिंग बोलते हैं। एक्चुअली वो टर्म मुझे याद नहीं आता। स्कीमिंग प्राइसिंग, स्कीम कर लिया, जितना भी मलाई था मार्केट से सब आपने स्कीम कर लिया, बिकॉज देयर इज नो कॉम्पिटिटर। और अब कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो अब आपने क्या किया, फेज वाइज अपने प्राइस को धीरे धीरे कम करने किया। तो अब आपका प्राइस शुरू में जो मुनाफा कमाना था, पैसा कमाना था, वो भी आपने कमा लिया। और अब धीरे धीरे चूंकि बहुत सारे लोग आ गए हैं तो आपने आपको क्या कर लिया, आपने इकोनॉमिकल बना लिया ताकि अभी भी आप डिमांड में बढ़े। समझ में आया? आपका डिमांड आउट ऑफ मार्केट ना हो। तो और वैसे लोग जो ऑलरेडी 3-4 प्लेयर्स हैं उसके बीच में वो एंटर करना चाहते हैं, उस तरीके के मार्केट में आना चाहते हैं जहां ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, तो दे विल डेवलप द मार्केट पेनिट्रेशन जो स्ट्रैटेजी होता है। यानी पहले सस्ते रेट पे प्रोवाइड करो, थोड़ा उसके साथ कुछ डिस्काउंट्स दो, कुछ गिफ्ट्स दो, कुछ वाउचर्स दो। मैम जैसे जियो किया था, जैसे हाँ जियो बिल्कुल किया था बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, पर दैट वाज संगठन का बहुत डिस्ट्रक्टिव था। एक्चुअली। दैट वाज एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी है वो हम उसको ना पेनिट्रेशन पे नहीं बोल सकते हैं, उसको हम डिस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक दूरदर्शिता है। ठीक है ना, हम सस्ता करो, साल भर के लिए फ्री कर दो, साल भर के लिए लोग कहाँ जाएंगे, हमारे ही पास आएंगे, क्योंकि पता है साल भर तो कुछ नहीं खर्चा होने वाला है ना नेट पे ना इस पे, इतने में साल भर का पूरा खर्चा है। अब ये क्या है, बाकी सारे अलग जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो अलग उनके साथ प्रतिद्वंदी है जो सेम तरह के बिजनेस में, उनको क्या, उनको डिस्ट्रक्ट कर दिया आपने, उनको एकदम से उनको आप जमीन पे ले आए। ठीक है ना, उन्होंने भी अपना पैसा कम किया, लेकिन फ्री पे तो वो नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं जैसे आपने किया। आपका ये फंडा ही था कि साल भर, 1 साल 2 साल फ्री में बांटो एंड देन कीप कंट्रोल इन योर हैंड, है ना। हर लोग के पास जियो का एक मोबाइल रहेगा और अब करो कंट्रोल अपने हाथ में, राइट। तो इसको डिस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी बोलते हैं। पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी मींस कि ऑलरेडी 5-6 प्लेयर है, गाड़ी है, मोटर है, पेन है, ठीक है ना, ऑलरेडी बहुत सारे लोग ये सब चीज प्रोवाइड कर रहे हैं और आप भी उसमें आए तो आपको अपना रेट कॉम्पिटिटर के रेट से कुछ तो कम रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट देना पड़ेगा, कुछ डिस्काउंट वाउचर या फिर कुछ कूपन्स या फिर कुछ गुडीज, कुछ भी आप उसके साथ दीजिएगा तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अदरवाइज सेम ही रेट पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के सामान उपलब्ध है, राइट। समझ मैम में आया? एप्पल को ले सकते हैं एग्जांपल में, एप्पल किसको? को। एप्पल को बताओ एप्पल कैसे, आईफोन बताओ कैसे। मैम, उनका उनका प्राइसिंग जो भी होता है वो अपने मुताबिक होता है और उनका उस हिसाब से कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उस तो प्राइसिंग पे। हाँ, तो इसको नहीं लेंगे एग्जाम्पल में, इसको प्रीमियम प्राइसिंग कहेंगे, ठीक है ना। प्रीमियम प्रोडक्ट, प्रीमियम प्राइसिंग, ठीक है ना। अब तुमने बोला ना कि उनका अपना ही